अध्याय 1 औषधि देवता की स्मृतियां। अनुवादक बॉन्टोब। मैं कौन हूँ? मैं रविंद्रन हूँ। मैं तो साक्षात आसमान को भी चुनौती देता हूँ, घमंडी नव आकाश का अद्वितीय औषधि देवता रविंद्रन। मैं वह हूँ जिसे हर कोई धोखा देता है और तंग करता है, एक रीढ़ विहीन निकम्मा अपन जो साधना करने में अक्षम है, रविंद्रन। उसका मन भ्रम के भंवर में था और साथ ही उसके पूरे शरीर में तीव्र पीड़ा हो रही थी। रविंद्रन अपने मन के अराजक विचारों को रोक नहीं पाया और एक दर्द भरी कराहट उसके मुंह से निकली। चैनू, स्नेह का संबोधन, तुम आखिरकार उठ गए। हे प्रभु, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए चिंता से बीमार थी। अगर तुम अपनी ताकत का बखान करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें उन लोगों के साथ द्वंद्व करने की क्या जरूरत थी? रविंद्रन के कान के पास एक दयालु और कोमल आवाज आई। वह आवाज खुशी और सुकून से भरी थी, लेकिन अंत होते होते उसमें रुंधाहट भी आ गई। रविंद्रन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी धुंधली दृष्टि धीरे धीरे साफ हुई और एक महिला का चेहरा उसके सामने दिखाई दिया। वह महिला अपनी 30 की उम्र में लग रही थी और अत्यंत रूपवती थी। हालांकि उसकी आंखों के कोने में कुछ गहरी झुर्रियां थीं जो उसकी कम उम्र के अनुरूप नहीं थीं। इस समय यह महिला आंसू भरी आंखों से रविंद्रन को देख रही थी। उसकी आंखें स्नेह से भरी थीं, जिससे रविंद्रन के हृदय में गर्माहट का एक एहसास हुआ। बच्चा, तुमने अपनी मां को मरने तक डरा दिया था। जैसे ही महिला बोली, उसकी आंखें और भी लाल हो गईं और उसके आंसू बहने लगे। मां। रविंद्रन ने इस परिचित या अपरिचित चेहरे को देखा। उसने संदेह से यह एक शब्द कहा, उसका चेहरा भ्रम से भरा था। बच्चा, अपनी मां को भयभीत मत करो। क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे? महिला का चेहरा तुरंत घबरा गया। इसी क्षण एक बुजुर्ग व्यक्ति महिला के पास प्रकट हुए। उन्होंने रविंद्रन की जांच की और कहा, श्रीमती कपूर, रविंद्रन के सिर के पिछले हिस्से पर गंभीर आघात लगा है, इसलिए हो सकता है कि उसे अपनी यादें वापस पाने के लिए थोड़ा विश्राम करने की जरूरत हो। ज्यादा चिंतित न हो, मैंने अभी अभी युवा स्वामी को कुछ औषधि दी है। औषधि की ऊर्जा अभी पूरी तरह से घुल मिल नहीं गई है, इसलिए युवा स्वामी को थोड़ा और विश्राम करने दें। श्रीमती कपूर ने चिंता भरी नजरों से रविंद्रन को देखा। अनिच्छा से उसने सिर हिलाया और बुजुर्ग व्यक्ति के पीछे पीछे कक्ष से बाहर चली गई। रविंद्रन ने दूर से बुजुर्ग व्यक्ति को महिला को धीरे से परामर्श देते हुए सुना, श्रीमती कपूर, यह एक असीम सौभाग्य की बात है कि युवा स्वामी रविंद्रन अपनी प्राण बचाकर लौट पाए। इस पर ज्यादा दबाव न डालें। श्रीमती कपूर ने कांपते हुए उत्तर दिया, महाऔषधिकार का आशय है कि मेरा पुत्र। बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे औषधिकार कहा गया था, ने आह भरी। युवा स्वामी के पश्चिम मस्तिष्क हिंडब्रेन को एक तीव्र झटका लगा है। सच कहूं तो जागना भी अत्यंत भाग्यशाली है, हालांकि इसके दुष्परिणाम निश्चित रूप से बहुत गंभीर होंगे। इस स्थिति में स्मृति लोप, याददाश्त खोना काफी संभव है। वे दोनों लोग धीरे धीरे और दूर चले गए, इसलिए रविंद्रन उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका। लेकिन जो कुछ उसे मुश्किल से सुनाई दे रहा था, वह श्रीमती कपूर के सिसकने की आवाज थी। रविंद्रन ऊपर छत को टुकट की गहन दृष्टि से लगाकर देखता रहा, क्योंकि उसे अपने पूरे शरीर में गंभीर पीड़ा महसूस हो रही थी, खासकर उसके सिर के पिछले हिस्से में, जहां सूजन और दर्द से फट रहा था। आखिर क्या हुआ था? मैं रविंद्रन हूं, और इसलिए श्रीमती कपूर मेरी सगी मां है। मुझे इतना अनजाना महसूस क्यों हो रहा है? और ये सभी भ्रमित करने वाली स्मृतियां कहां से आईं? मेरे पास ऐसी स्मृतियां हैं कि मैं एक अभिमानी, अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति हूं। लेकिन साथ ही मुझे याद है कि मैं अक्सर धमकाया और लूटा जाने वाला एक बेकार कूड़ा हूं। औषधि देवता रविंद्रन, कूड़ा रविंद्रन। असली मैं कौन हूं? क्या मैं औषधि देवता का पुनर्जन्म हूं, या मैं औषधि देवता की आत्मा का एक कमजोर व्यक्ति के साथ विलय हूं? रविंद्रन का मन अंतहीन प्रश्नों से भरा था। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रविंद्रन हूं। चाहे मैं औषधि देवता रविंद्रन हूं या पुराना अपंग रविंद्रन, अभी इसका कोई महत्व नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि मैं अभी भी जीवित हूं। मेरे पास दो तरह की स्मृतियां हैं जो आपस में मिल गई हैं। मैं इस तरह की पागल समस्या को ठीक करने की कोशिश कैसे करूं? इसके बजाय मुझे अब वह करना है कि मैं खुद को जल्द से जल्द पुनर्स्थापित करूं। अपने शरीर की वर्तमान स्थिति को महसूस करते हुए उसने जल्दी से कई अस्थि भंग हड्डी टूटने का पता लगाया। उसकी 3 पसलियां टूटी हुई थीं, एक भुजा 2 जगहों पर टूटी हुई थी, और सबसे गंभीर बात यह थी कि उसके पश्चिम मस्तिष्क में इतनी चोट लगी थी कि उसके सिर की खाल का एक बड़ा हिस्सा भीतर धंस गया था। वह निश्चित रूप से एक अत्यंत क्रूर हमले का शिकार हुआ था। हालांकि मेरे पास ऊर्जा संघनित करने का कोई मार्ग नहीं है, मेरी आध्यात्मिक शक्ति अत्यधिक बलशाली प्रतीत होती है। मैं वास्तव में अपने शरीर के 30 मीटर के भीतर सब कुछ महसूस कर सकता हूं। रविंद्रन हर्षित आश्चर्यचकित था। उसकी मिली जुली स्मृतियों के अनुसार आध्यात्मिक शक्ति अमूल्य थी, खासकर गोली साधकों के लिए। लाभ ही लाभ, चाहे वह औषधि देवता का पुनर्जन्म हो या उसकी आत्मा में केवल औषधि देवता की स्मृतियां का मिश्रण हो, वर्तमान उसे निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ हुआ था। औषधि देवता पहले ही एक पूरा जीवन जी चुका था, और अब यह उसे एक असाधारण रूप से सशक्त आत्मा रखने की अनुमति देता था। यह किस तरह का कमाल था!
हालांकि जब उसने ध्यान से अपने शरीर की जांच की तो उसका भाव बदल गया। मेरी आध्यात्मिक जड़ हटा ली गई है। मेरे पेट की प्राण अस्थि का एक खंड भी लुप्त है जो ऐसा लगता है जैसे खोदकर निकाला गया हो। और मेरे हृदय में एक छिद्र है। आखिर कौन इतना निर्मम होगा और मेरी आध्यात्मिक जड़, प्राण अस्थि और प्राण रक्त ले लेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं साधना नहीं कर सकता। रविंद्रन पूरी तरह से क्रोधित था। उसकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति उसके पुराने आत्मा से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अब यह इतनी सशक्त थी कि वह तुरंत इस गुत्थी को सुलझा सकता था कि वह एक अपन क्यों था जो साधना नहीं कर सकता था। आध्यात्मिक जड़ दांतियान में स्थित थी। यह सभी साधकों के लिए आधार थी। आध्यात्मिक जड़ के बिना आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने का कोई तरीका नहीं था, और साधना के लिए इसे अवशोषित करना तो दूर की बात थी। प्राण रक्त वह चीज थी जिसके साथ लोग जन्म लेते थे। यह रक्त का एक अंश था जो आपको सहज प्रतिभा देता था, जबकि लगभग सभी लोग इसके साथ पैदा होते थे। अधिकांश साधक इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। प्राणस्थि किसी व्यक्ति के पेट के केंद्र में पाई जाती थी और थोड़ी उभरी हुई होती थी। साधारण लोगों के पास प्राण अस्थि नहीं होती थी। साधकों के बीच भी शायद 10,000 में से केवल एक के पास यह होती थी, जो उन्हें एक प्रतिभाशाली के रूप में चिन्हित करती थी। हालांकि रविंद्रन की प्राण अस्थि स्पष्ट रूप से एक खंड लुप्त थी और किसी के द्वारा खोदकर निकाले जाने के स्पष्ट चिन्ह थे। उसका चेहरा अत्यधिक अप्रिय हो गया। अगर उसकी स्मृतियां पूरी तरह से नहीं मिली जुली होती तो वह यह कैसे नहीं याद कर सकता था कि उसके शरीर के साथ यह किसने किया था। हालांकि ये तीनों चीजें उसके लिए अनमोल थीं, लेकिन एक बार जब वे उसके शरीर से बाहर निकल जाती तो उनका कोई उपयोग नहीं होता। अगर वे उसे क्षति पहुंचाना चाहते थे तो उन्हें ऐसे कठोर तरीके का उपयोग क्यों करना पड़ा। इस तरह के तरीके का उपयोग करना व्यवहारिक रूप से उसे मृत्यु से भी बदतर जीवन जीने का कारण बना रहा था। हालांकि क्रोध केवल और अधिक क्रोध लाता था, और चूंकि वे पहले ही गायब हो चुके थे, इसलिए क्रोधित होने का कोई उपयोग नहीं था। तुम बेहतर हो कि मुझे यह पता न चले कि यह किसने किया। रविंद्रन गुस्से में अपने दांत पीसने से खुद को रोक नहीं पाया। यह उसके लिए एक अत्यंत बड़ा आघात था। उसके पास प्राण अस्थि होने के कारण भले ही वह एक मंदबुद्धि रहा होता, फिर भी वह एक पूर्ण प्रतिभाशाली होता। लेकिन अब कुछ नीच दुष्ट ने उसे एक बेकार व्यक्ति बना दिया था जो साधना करने में अक्षम था, जिसके कारण उसे अपमानित होना पड़ा और व्यवहारिक रूप से हर किसी से घृणित या तिरछी नजरें मिली। ठीक उसी समय जब रविंद्रन क्रोध से भड़कने वाला था, कक्ष का द्वार धीरे से खोल दिया गया और एक सुंदर 13 वर्षीय युवती अंदर आई। यह रविंद्रन की परिचारिका थी जिसे कमला कहा जाता था। युवा स्वामी, औषधि लेने का समय हो गया है। औषधि? यह कौन सी औषधि है? रविंद्रन ने थोड़ी सूंघा और पूछा। यह वह चीज है जिसके लिए श्रीमती कपूर ने बड़ी कीमत चुकाई है। यह एक व्याघ्र अस्थि गोली है जो युवा स्वामी की चोटों को तेजी से ठीक कर सकती है। कमला ने उत्तर दिया। उसने अपने हाथ में छोटा सजावटी डिब्बा खोला, जिससे अंदर की औषधीय गोली दिखाई दी। कहा जाता है कि यह औषधीय गोली महागुरु योगेश से आई है। इसकी औषधीय शक्ति बहुत तीव्र है। उस चीज को देखते हुए रविंद्रन का चेहरा थोड़ा विचित्र हो गया। क्या इस तरह की तुच्छ वस्तु को भी गोली कहा जा सकता है? इसका आकार अत्यंत असामान्य था और यह मांस के एक पिंड जैसा ज्यादा लग रहा था। आकार की बात न भी करें तो इसका रंग पूरी तरह से काला था और चमक का एक निशान भी नहीं था। अगर इसमें से बहुत मंद औषधीय सुगंध नहीं आ रही होती तो रविंद्रन को यह भी संदेह हो सकता था कि यह बकरी की मैंगनी का एक गोला है। अपने हाथ में उस चीज को लंबे समय तक घूरने के बाद रविंद्रन ने आखिरकार आह भरी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने गोली के 80% से अधिक सार को खो दिया हो, फिर भी उसे महागुरु कहा जा सकता है। रविंद्रन ने हैरानी से सोचा कि कोई इतनी नर्म और लुगदी गूदेदार चीज कैसे बना सकता है। गोलियां 5 श्रेणियों ग्रेड में विभाजित की जा सकती थीं: निम्न श्रेणी, मध्य श्रेणी, उच्च श्रेणी, सर्वोच्च श्रेणी और अद्वितीय श्रेणी। जहां तक उसके हाथ में गोली की बात है, यह 5 श्रेणियों में से एक भी नहीं गिनी जा सकती थी। रविंद्रन को अचानक एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक दोषपूर्ण उत्पाद थी। यह एक रद्दी गोली थी। सामान्य तौर पर औषधिकार निश्चित रूप से इस तरह की औषधीय गोलियों को नहीं बेचते थे क्योंकि वे अपने खरीदारों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अक्सर उन्हें औषधीय तरल में बदल दिया जाता था या सीधे फेंक दिया जाता था। युवा स्वामी, ख्यालों में मत खो जाए। इस कीमती गोली को प्राप्त करने के लिए श्रीमती कपूर ने पहले ही अपने बहुमूल्य आभूषण बेच दिए हैं। आपको जल्दी करनी चाहिए और इसे ले लेना चाहिए, कमला ने आग्रह किया। रविंद्रन अपने दिल में कुछ पीड़ा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी मां की छाप यह थी कि वह उससे बहुत प्यार करती थी, यहां तक कि ऐसा लगता था जैसे वह प्रेम के सागर में डूब रहा हो। बात यहां तक पहुंच गई थी कि उसकी मां मूल रूप से उसके किसी भी अनुरोध को कभी अस्वीकार नहीं करती थी। उसकी मां ने उसके लिए सब कुछ किया था। उसने उसे तब जन्म दिया था जब वह अभी भी युवा थी। वह बड़ी होने पर अद्वितीय सुंदरता से संपन्न थी, लेकिन अब वह मुश्किल से 30 कुछ वर्ष की थी और उसकी आंखों के कोने में पहले से ही झुर्रियां थीं।
उन गहरी झुर्रियों को देखकर रविंद्रन जानता था कि उसने उसके लिए पहले ही बहुत बड़ा बलिदान कर दिया है। अपने हाथ में औषधीय गोली को देखते हुए उसने अवलोकन किया कि हालांकि यह एक दोषपूर्ण उत्पाद थी, कम से कम इसके अंदर के औषधीय तत्व खुद अच्छे थे। अशुद्धियां इसका 80% से अधिक हिस्सा लेती थीं, लेकिन इससे उसकी चोटों को ठीक करने में कोई समस्या नहीं होगी। औषधीय गोली लेने के बाद रविंद्रन ने कमला को आदेश दिया कि वह उसकी कोई भी खबर बाहर न जाने दे, सिवाय उसकी मां के, निश्चित रूप से। हालांकि कमला वास्तव में नहीं समझ पाई कि क्यों, फिर भी उसने रविंद्रन पर भरोसा किया और आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। औषधि लेने के बाद हालांकि रविंद्रन के पास साधना का उपयोग करके औषधीय शक्ति को अवशोषित करने का कोई तरीका नहीं था, फिर भी उसने अपनी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके औषधीय ऊर्जा को अपने घावों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की, जिससे वह अत्यंत तेजी से ठीक हो सका। दूसरे दिन रविंद्रन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने अपनी मांसपेशियों का अभ्यास किया, उसके मुख पर एक मुस्कान थी। उत्कृष्ट। हालांकि वह औषधि काफी खराब थी, लेकिन औषधीय तत्व खुद उच्च गुणवत्ता के थे। मेरे पश्च मस्तिष्क को छोड़कर मेरी अधिकांश चोटें पहले ही ठीक हो चुकी हैं, और बची हुई ऊर्जा मुझे पूरी तरह से स्वस्थ करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। वह धीरे धीरे दर्पण की ओर चला। अपने प्रतिबिंब को देखते हुए उसने एक सामान्य, असाधारण नहीं, सुंदर नौजवान को तीखी भौहों और चमकीली आंखों के साथ देखा। रविंद्रन ने एक गहरी सांस ली। आज से मैं रविंद्रन, पिछला रविंद्रन नहीं रहूंगा। मैं सबके ऊपर उठूंगा। हालांकि उसका शरीर अभी भी थोड़ा दुर्बल था, लेकिन चलना अब कोई कठिनाई नहीं थी। रविंद्रन कक्ष से बाहर निकला और देखा कि सूर्य पहले ही पूर्व से उग चुका था। 1 घंटे तक गहन मनन करने के बाद उसने कमला को बुलाया और उसे औषधीय तत्वों की एक सूची दी जिसे उसे खोजकर लाना था। हालांकि कमला का चेहरा थोड़ा संकुचित हो गया। रविंद्रन को आश्चर्य हुआ कि यह क्या था, इससे पहले कि उसे जल्दी से याद आया कि वर्तमान कपूर परिवार धन की तंगी से अत्यंत दबा हुआ था और कमला के पास कर्ज लेने का कोई माध्यम नहीं था। अन्यथा उसकी मां को अपनी ज्वेलरी, उसके असाधारण रूप से कीमती दहेज का एक हिस्सा, बेचना नहीं पड़ता। वर्तमान कपूर परिवार पहले ही अत्यंत दयनीय स्थिति में आ चुका था। अपनी जेब में टटोलते हुए उसने 80 से थोड़े अधिक रजत मुद्राएं, चांदी के सिक्के पाए। हालांकि यह बहुत अधिक नहीं था, लेकिन उसकी सूची में उन औषधीय तत्वों को खरीदने के लिए यह पर्याप्त था। कमला ने परिश्रम से काम किया, और 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि वह औषधीय तत्वों को खरीदने में सफल रही। रविंद्रन ने तुरंत उन्हें मापने और अलग अलग भागों में विभाजित करने के लिए तैयार हो गया, इससे पहले कि उन्हें एक बड़े बर्तन में उबाला जाए। 6 घंटे बाद एक बहुत गाढ़ा औषधीय तरल एक औषधीय सुगंध छोड़ रहा था। जैसे ही रविंद्रन ने सस्ते औषधीय तरल के साथ बर्तन में देखा, उसके मुख पर एक मुस्कान दिखाई दी। मैं रविंद्रन सबके ऊपर उठूंगा, इस एक बर्तन औषधीय तरल से आरंभ करते हुए। नाम और शब्दावली अद्यतन। बाओ दासी का नाम को बदलकर कमला कर दिया गया है। सभी चीनी। अध्याय 3, अपना तीखा पक्ष उजागर करना। बॉन्टोब। पांचाल साम्राज्य में युद्ध की परंपराएं बहुत लोकप्रिय थीं, और इसलिए कुछ विवाद अपरिहार्य थे। इस प्रकार शाही राजधानी के बाहर एक महायुद्ध स्थल, जीवन मरण का अखाड़ा, बनाया गया था जहां लोग अपने व्यक्तिगत मतभेदों को सुलझा सकते थे। जब तक दोनों पक्ष सहमत होते और युद्ध अखाड़ा अनुबंध पर हस्ताक्षर करते, तब तक महायुद्ध स्थल में प्रवेश करने के बाद भले ही वे अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डालें, उन्हें शाही राजधानी से कोई दंड नहीं मिलता था। अधिकांश दिनों में यह स्थान भीड़ भाड़ से भरा रहता था, और आज भी ऐसा ही था। हालांकि कुछ मुकाबले समाप्त होने के बाद 2 युवक मंच पर आए और हंगामा मच गया। क्या वह व्यक्ति अर्जुन वर्मा नहीं है? वह यहाँ क्यों आया? हाँ, कल उसे लगभग पीट पीट कर मार डाला गया था। क्या आज उसका यहाँ होना अजीब नहीं है? मुझे यकीन है कि वह अब जीना नहीं चाहता और चाहता है कि कोई उसे यहीं पीट पीट कर मार डाले। उसके पिता रवि वर्मा को भले ही सीमा रक्षक महाराजा, सीमा दमन मार्क्विस कहा जाता हो और वे इस पीढ़ी के सैन्य देवता हों, लेकिन उन्हें सैन्य देवता की उपाधि देने वाले गरीब लोग थे जिन्हें युद्धों और संघर्षों से गुजरना पड़ा था। शाही राजधानी में, जो धनी लोगों से भरी थी, हर कोई शांति और समृद्धि में था, इसलिए लोगों ने आम परिवार में जन्मे रवि वर्मा को अपने समान स्तर पर नहीं रखा। और इस प्रकार पूरी शाही राजधानी में केवल कुछ ही लोग अर्जुन वर्मा का सम्मान करते थे। अर्जुन वर्मा, तुम बेकार के टुकड़े, तुम वापस क्यों आए? क्या तुम बिना किसी कारण के कार्रवाई को रोक नहीं रहे हो? तुम्हारे युद्ध कौशल को कौन देखना चाहेगा? जल्दी भागो। हाँ, अगर तुम खुद को मारना चाहते हो तो बिना लोगों वाली जगह ढूंढो। कोई भी ऐसे बेकार के टुकड़े को नहीं देखना चाहता, इसलिए हमारा समय बर्बाद करना बंद करो। पल भर में सैकड़ों लोगों के दर्शक जोर जोर से कोस रहे थे, उनमें से किसी ने भी अर्जुन वर्मा के प्रति अपनी घृणा नहीं छिपाई। हालांकि थोड़ी दूर एक साधारण कोने में दुपट्टों पर्दों से ढंकी की 2 युवतियां उसे बड़े ध्यान से देख रही थीं। दीदी, क्या वह आपका मंगेतर है? वह इतना कमजोर क्यों लग रहा है?
उसके शरीर के चारों ओर शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा का जरा भी उतार चढ़ाव नहीं है। एक युवती ने निराशा से देखा। अगर पिताजी इतने स्वार्थी नहीं होते तो उन्होंने मेरे पैदा होने से पहले ही मेरी शादी तय नहीं की होती। यह वास्तव में चिड़चिड़ा है, दूसरी युवती ने जवाब दिया। युद्ध अखाड़े पर अर्जुन वर्मा ने उन दो युवतियों पर ध्यान भी नहीं दिया जो उस पर जासूसी कर रही थी, और न ही उन्होंने भीड़ की हंसी का कोई जवाब दिया। वह केवल उदासीनता से विकास शर्मा को देख रहा था। विकास शर्मा ने लोगों के कोलाहल की ओर इशारा किया और ताना मारा। देखा, तुम एक अवांछित बेकार के टुकड़े हो, और अगर तुम समझदार होते तो तुम अपना सिर फोड़ लेते और मर जाते। अर्जुन वर्मा ने बिना कुछ कहे केवल उदासीनता से उसे घूरना जारी रखा। एक घंटी की आवाज हुई, जो द्वंद्व की शुरुआत का संकेत थी। जब वह घंटी बजी तो जीवन और मृत्यु के बीच केवल एक पतली रेखा का अंतर था। घंटी बजने के कारण शुरू में शोरगुल वाली भीड़ शांत हो गई। आखिरकार यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। कौन जानता था कि किसी का जीवन कब समाप्त हो जाएगा। दीदी, आपके इस मंगेतर के पास कोई साधना, खेती आधार नहीं लगता, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी प्राण संयम क्यूई संघनन के तीसरे गति स्वर्ग मंच पर है। क्या आप चिंतित नहीं हैं? युवती ने पूछा। मेरे चिंतित होने का क्या फायदा? उसका मरना ठीक है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी युवती ने उदासीनता से छींक मारी। लेकिन हालांकि उसने ये शब्द कहे, उसने पहले ही एक अत्यंत अजीब और प्राचीन रेशमी जाल निकाल लिया था। ही, यह मत कहो कि तुम्हें परवाह नहीं है, तुमने पहले ही अपना मार्शल हथियार निकाल लिया है। लगता है कि तुम्हें अभी भी परवाह है, और तुम्हें पता है, हालांकि उसकी साधना प्रतिभा बेकार है, वह इतना बुरा नहीं दिखता है। यह कैसा रहेगा, अगर तुम उसे नहीं चाहती तो तुम उसे मुझे दे सकती हो। दूसरी युवती ने हंसते हुए मजाक किया। किसी व्यक्ति को ऐसे ही बेतरतीब ढंग से तुम्हें कैसे दिया जा सकता है? अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम मेरे शादी की व्यवस्था से हटने का इंतजार कर सकती हो। उसके बाद तुम जो चाहो कर सकती हो, दूसरी महिला ने गुस्से से जवाब दिया। ही, युद्ध अखाड़े पर अर्जुन वर्मा शुरू से अंत तक पानी की तरह शांत रहा। कल के उसके मुकाबले जब वह पूरे गुस्से में दांत पीस रहा था, ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति है। अर्जुन वर्मा, तुम्हारी मौत नजदीक होने के कारण तुमने अचानक शांत होने का फैसला किया। चिंता मत करो, तुम्हारे द्वारा प्रस्तावित दांव के कारण मैं तुम्हें आज पीट पीट कर मारूंगा नहीं। विकास शर्मा बेहद घमंडी और आत्मविश्वासी था। तुम बहुत बकवास करते हो, जल्दी आओ, मुझे बाद में और भी काम है, अर्जुन वर्मा ने थोड़े अधीर अंदाज में जवाब दिया। चूंकि पूरा दर्शक वर्ग बहुत शांत था, अर्जुन वर्मा का हर एक शब्द भीड़ के कानों तक पहुंच गया, और पल भर में युद्ध अखाड़े को देख रहे सभी लोग हंसते हुए फट पड़े। विकास शर्मा, तुम अभी भी किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और इस बच्चे को पीट पीट कर मार डालो। वह वास्तव में हमें बहुत शर्मिंदा कर रहा है। वहां मौजूद कुछ लोगों ने विकास शर्मा को पहचाना, इसलिए उन्होंने उसे पुकारा। विकास शर्मा के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी, और वह अब और संकोच नहीं कर रहा था। प्राण संयम के अपने तीसरे गति की शक्ति पूरी तरह से फूट पड़ी। उसने युद्ध अखाड़े पर थोड़ा दबाव डाला, और वह तुरंत अर्जुन वर्मा की ओर भागा, अपनी मुट्ठी से मुक्का मारा। जब विकास शर्मा ने हमला करना शुरू किया तो नीचे भीड़ जयकार करने लगी। वर्तमान विकास शर्मा का रूप बहुत डैशिंग और सुंदर लग रहा था। अच्छा हमला, यह वायु पत्थर मुष्टि पवन जेड वृक्ष मुट्ठी है। कुछ लोगों ने इस चाल को पहचान लिया और जयकार की। हालांकि दूर की दोनों युवतियों के भाव कंटेम्प्ट और रिडिक्यूल से भरे हुए थे। अर्जुन वर्मा ने भी इसी तरह से छींक मारी। इस तरह की बेवकूफी भरी चाल गलतियों से भरी हुई, क्या अभी भी दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती थी? मुट्ठी उसकी ओर स्मैशिंग कर रही थी और एक तेज हवा सीटी बजाती हुई पास आ रही थी, लेकिन अर्जुन वर्मा ने उस पर ध्यान नहीं दिया और एक इंच भी नहीं हिले। हाहा, इस बेकार के टुकड़े को यह भी नहीं पता कि कैसे चकमा देना है, मंच के नीचे कुछ लोगों ने ताना मारा। हालांकि जैसे ही वह उपहास चिल्लाया गया था, विकास शर्मा की मुट्ठी अर्जुन वर्मा के चेहरे से महज 1 इंच की दूरी पर पूरी तरह से रुक गई। शुरुआत में उपहास करने वाली भीड़ अचानक पूरी तरह से शांत हो गई। उन्होंने देखा कि अर्जुन वर्मा के एक पैर ने बाहर वार किया था और विकास शर्मा को उसके पैरों के बीच के क्षेत्र में जोर से मारा था। शुरुआत में खुशी और सुरुचिपूर्ण विकास शर्मा का अब एक बैंगन जैसा भाव था। अर्जुन वर्मा के किक से उसे स्पष्ट रूप से एक अत्यंत गंभीर दर्द हुआ, जिससे उसके चेहरे की विशेषताओं को विकृत कर दिया गया और उसे हिलने से रोका गया। हालांकि वह दर्द से हिल नहीं पा रहा था, लेकिन अर्जुन वर्मा हिल सकता था। इस संक्षिप्त विराम में अर्जुन वर्मा ने विकास शर्मा के बाल पकड़े, जबरदस्ती उन्हें खींचा, जबकि अपनी घुटने से जोर से बाहर लात मारी। स्लैम स्लैम स्लैम। अर्जुन वर्मा ने अपने कार्यों को एक अत्यंत ताज़ा तरीके से पूरा किया और थोड़े समय में उसके मजबूत और तेज लयबद्ध कार्यों ने लोगों को एक बहुत ही तीव्र शो दिया। हड्डियों के टूटने की अप्रिय आवाज विकास शर्मा के शरीर से बाहर आई।
उसकी नाक पहले ही धंस चुकी थी, उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था, और वह खुद होश खो चुका था। एक पल के लिए भीड़ से एक भी आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि प्राण संयम के तीसरे गति का एक मजबूत व्यक्ति, एक बेकार के टुकड़े द्वारा, जिसके पास कोई साधना आधार नहीं था, इतनी जल्दी हरा दिया जाएगा। इसके अलावा उसने इसे सबसे साफ और सबसे कुशल तरीके से किया था। इस तरह का परिणाम भीड़ के लिए एक दृढ़ थप्पड़ था जो उसका मजाक उड़ा रही थी। यहां तक कि दूर की दो युवतियां भी पूरी तरह से स्तब्ध थीं। हालांकि विकास शर्मा उनके लिए कुछ भी नहीं था और उनकी एक हाथ की लहर से आसानी से मारा जा सकता था। लेकिन अर्जुन वर्मा उनके जैसा नहीं था। शुरू से ही अर्जुन वर्मा द्वारा शक्ति का एक निशान भी इस्तेमाल नहीं किया गया था और उसने विकास शर्मा को हराने के लिए पूरी तरह से एक साधारण व्यक्ति की क्षमताओं पर भरोसा किया था। अर्जुन वर्मा जीतता है। मंच के नीचे एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज आई जो अक्सर युद्ध अखाड़े और उसके पंजीकरण का प्रभारी होता था। अर्जुन वर्मा का पेट तेजी से कुछ बार उतार चढ़ाव हुआ, और यह केवल महान इच्छाशक्ति के साथ था कि वह अपने अंदर के हत्या के इरादे को रोकने और दबाने में कामयाब रहा। अभी लोगों को मारने का समय नहीं था। उसे इतने लंबे समय तक सताया गया था, और अब जब वह फूट पड़ा था तो उसे वापस लेना मुश्किल था। लेकिन जैसा कि बाकी दुनिया ने देखा, अर्जुन वर्मा के कार्य शक्ति की कमी से लग रहे थे, जैसे वह हाँफ रहा था। अर्जुन वर्मा मंच से नीचे उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और वह तलवार प्राप्त की जिसका उसने अपने दांव के रूप में इस्तेमाल किया था, साथ ही 5000 सोने के सिक्कों वाला एक क्रिस्टल कार्ड भी। यहाँ के नियमों में कहा गया था कि उन्हें मैच से पहले रेफरी को दांव सौंपना होगा, यह दिखाने के लिए कि यह न्यायसंगत था और युद्ध के दौरान किसी के पीछे हटने की संभावना को भी कम कर रहा था। मार्शल तलवार प्राप्त करने के बाद अर्जुन वर्मा ने इसे सीधे समीर को लौटा दिया। क्रिस्टल कार्ड को अपने वस्त्रों में रखते हुए वह थोड़ा उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि 5000 सोने के सिक्के बहुत ज्यादा नहीं थे, यह उसके परिवार की निराशाजनक स्थिति को थोड़ा सुझाने में मदद कर सकता था। उन्हें साम्राज्य से एक वजीफा प्राप्त किए बहुत लंबा समय हो गया था, और आजकल वर्मा परिवार जल्दी से उस बिंदु पर पहुंच रहा था जहां वे खाने के लिए सभ्य भोजन भी नहीं खरीद सकते थे। अनगिनत लोगों की चौकस निगाहों के तहत वे दोनों जल्दबाजी में चले गए। दोनों युवतियों ने अर्जुन वर्मा को जाते हुए देखा और तुरंत बाद वे भी गायब हो गईं। यह खबर कि अर्जुन वर्मा ने विकास शर्मा को हराया था, तेजी से फैल गई। थोड़े ही समय में पूरी शाही राजधानी को इसकी जानकारी हो गई। इस खबर ने अनगिनत लोगों को हैरान कर दिया। एक बेकार का टुकड़ा जो मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकता था, वह संभवतः इतना मुश्किल कैसे बन गया था। लेकिन इतने सारे लोगों के व्यक्तिगत रूप से इसे देखने के बावजूद, साथ ही इस खबर के बावजूद कि विकास शर्मा को उसकी संपत्ति में वापस ले जाना पड़ा, काफी लोग अभी भी इसे पूरी तरह से स्वीकार करने में असमर्थ थे। अर्जुन वर्मा ने अपनी कमाई समीर के साथ बांटना चाहा था, लेकिन समीर पूरी तरह से अनिच्छुक था। अंत में उसने जल्दी से बहाना बनाया कि उसके पास करने के लिए चीजें थीं। इससे पहले कि वह जल्दबाजी में निकल गया, अर्जुन वर्मा से यह भी नहीं पूछा कि वह अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया था। अपने दिल में इस एहसान को याद करते हुए अर्जुन वर्मा सीधे औषधि बाजार, सौ जड़ी बूटी बाजार गया। औषधि बाजार में प्रवेश करते हुए अर्जुन वर्मा ने उनकी औषधीय सामग्री की एक सूची का अनुरोध किया। इस पर विभिन्न औषधीय सामग्री के नाम और कीमतों का बहुत स्पष्ट रिकॉर्डिंग था। अर्जुन वर्मा ने मरुथा चक्रवर्ती फैंगफू गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक अधिकांश औषधीय सामग्री देखी। यह काफी भाग्यशाली था कि मरुथा चक्रवर्ती के लिए औषधीय सामग्री विशेष रूप से असामान्य नहीं थी। हालांकि कीमत को देखते हुए अर्जुन वर्मा का दिल लगभग खून टपक रहा था। उसके पास अब जो सोने के सिक्के थे, वे केवल औषधीय सामग्री के 3 हिस्सों को खरीदने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन वह इन औषधीय सामग्री पर यह सब खर्च नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे अभी भी परिष्करण के लिए एक औषधीय भट्टी खरीदने की जरूरत थी, साथ ही कुछ अन्य स्पेय औषधीय सामग्री खरीदने की भी जरूरत थी। उसके पास जो कुछ सोने के सिक्के थे, वे जलती हुई गाड़ी को बुझाने की कोशिश कर रहे पानी के एक कप की तरह थे। हालांकि इसे नहीं खरीदना भी अस्वीकार्य था, इसलिए अर्जुन वर्मा ने अपने दांत भींचे और सबसे खराब गुणवत्ता का एक कांस्य भट्टी खरीदने के लिए 1200 सोने के सिक्के खर्च किए। उसने मरुथा चक्रवर्ती के लिए औषधीय सामग्री का एक सेट भी खरीदा, साथ ही शक्ति पुनर्प्राप्ति चूर्ण, ऊर्जा पुनर्प्राप्ति पाउडर के लिए बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री भी खरीदी। जब तक अर्जुन वर्मा ने औषधि बाजार छोड़ा, उसके क्रिस्टल कार्ड पर केवल 500 सोने के सिक्के थे। घर लौटने के बाद अर्जुन वर्मा सीधे अपने कमरे में गया। दरवाजे को कसकर ताला लगाते हुए उसने बाबू बावेर को आदेश दिया कि वह सभी को बताए कि उसे परेशान न किया जाए। वह जानता था कि उसकी मां यह खबर सुनेगी कि वह एक बार फिर मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करने गया था। डर था कि उसकी मां चिंतित होगी। उसने जानबूझकर बाबू को उसे रोकने के लिए कहा। किसी भी मामले में उसे कुछ नहीं हुआ था और उसकी मां को ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। अभी उसे अपनी ताकत जल्दी से बढ़ाने के लिए हर मिनट का हर सेकंड जब्त करना था।
उसे यकीन था कि वर्तमान वर्मा परिवार की दुर्दशा जितनी लगती थी उतनी सरल नहीं थी, और उसने एक संकट के आने का आभास किया। अर्जुन वर्मा के शरीर में शक्ति हिलने लगी, और उसके हाथ में आग का एक समूह दिखाई दिया। यह एक आयुर्वेद आचार्य गोली किसान की समेकित औषधि अग्नि गोली लौ थी। लेकिन जब अर्जुन वर्मा ने आग के इस गोले को देखा, तो वह हंसे या रोए, यह नहीं जानता था। यह लौ बहुत कमजोर थी। औषधि अग्नि एक आयुर्वेद आचार्य की शक्ति से बनती थी, और विशेष परिचालन तरीकों के माध्यम से इसे शक्ति लौ में संघनित किया जाता था। हालांकि वर्तमान अर्जुन वर्मा की औषधि अग्नि का तापमान अत्यंत कम था, यहां तक कि अन्य साधारण औषधि अग्नियों की तुलना में भी। इसके अलावा अर्जुन वर्मा ने पाया कि उसे समर्थन देने के लिए अपने नाभि स्थान दांतियंत्र के बिना वह 1 घंटे के 1/4 से अधिक समय तक औषधि अग्नि को बनाए नहीं रख सकता था, जो औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त समय से बहुत दूर था। अर्जुन वर्मा कड़वाहट से मुस्कुराया। हालांकि सौभाग्य से उसके पास उसकी बैकअप योजना थी, जो पहले शक्ति पुनर्प्राप्ति चूर्ण को परिष्कृत कर रही थी। औषधीय सामग्री को भट्ठी में रखते हुए उसने उन्हें एक एक करके परिष्कृत किया। इस बार उसने अपनी औषधि अग्नि का उपयोग नहीं किया, बल्कि इसके बजाय लकड़ी से एक सामान्य आग का उपयोग किया। जब सभी औषधीय सामग्री को परिष्कृत कर दिया गया था, तो उसने उन्हें शक्ति पुनर्प्राप्ति द्रव्य ऊर्जा पुनर्प्राप्ति तरल बनाने के लिए पानी के एक जग में रखा, और थोड़ी देर आराम करने के बाद अर्जुन वर्मा ने गहरी सांस ली और आधिकारिक तौर पर मरुथा चक्रवर्ती को परिष्कृत करना शुरू करने के लिए खुद को तैयार किया। शक्ति चीनी क्यूई या आध्यात्मिक ऊर्जा का भारतीय समकक्ष। साधना चीनी खेती या मार्शल आध्यात्मिक अभ्यास का भारतीय समकक्ष। गति स्तर या चरण के लिए इस्तेमाल किया गया है, जैसे तीसरे स्वर्ग मंच के लिए। मरुथा चक्रवर्ती फैंगफू गोली का एक नया नाम। क्या आप जरूर मैं आपके लिए 9 स्टार HEGEMON बॉडी आर्ट्स के अध्याय 4 और 5 का हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें सभी चीनी तत्वों को भारतीय समकक्षों से बदला गया है। 9 सितारा प्रभुत्व दैहिक कलाएं 9 स्टार HEGEMON बॉडी आर्ट्स। अध्याय 4 मरुथा चक्र तारा को संघनित करना। बॉन्टोब नव मूल जड़ी 9 यिंग ग्रास परिष्करण पूर्ण। पृथ्वी नाग मूल अर्थ ड्रैगन रूट परिष्करण पूर्ण। अग्नि बीज फ्लेम सीड परिष्करण पूर्ण। 30 से अधिक प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों को एक एक करके परिष्कृत किया गया, जिसमें अर्जुन वर्मा का 2 घंटे से अधिक समय लग गया और वह पसीने से भीग गया। गोलियों को परिष्कृत करना केवल दवा को उबालने जैसा नहीं था। हर एक औषधीय जड़ी बूटी के सार को निकाला जाना था और साथ ही अशुद्धियों को हटाकर एक पाउडर बनाना था। हालांकि अर्जुन वर्मा के हाथ में लौ की गुणवत्ता बहुत कम थी और परिष्कृत पाउडर में अभी भी आदर्श से बहुत अधिक अशुद्धियां थीं। फिर भी यह एकमात्र तरीका था जो उसके पास था। सबसे पहले अर्जुन वर्मा का साधना आधार नगण्य था, और इस प्रकार उसके पास औषधि अग्नि गोली लौ को बनाए रखने के लिए आवश्यक शक्ति नहीं थी, जिससे उसकी शक्ति कमजोर हो गई। दूसरे, वर्तमान में अर्जुन वर्मा के पास एक अलग लौ को वश में करने का अवसर या क्षमता नहीं थी, इसलिए वह केवल उसी से समझौता कर सकता था जो उसके पास था। लेकिन आयुर्वेद रसायन विज्ञान विधियों में प्रशिक्षण के लिए न केवल एक मजबूत औषधि अग्नि की आवश्यकता थी, बल्कि जबरदस्त शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा की भी आवश्यकता थी, और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता एक अत्यधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक बल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी। अन्य 2 आवश्यकताएं उतनी मुश्किल नहीं थीं। जहां तक औषधि अग्नि की बात है, जब तक आप सभी उचित तैयारी करते हैं, आप एक अग्नि विशेषता वाले जादुई जीव मैजिकल बीस्ट को पकड़ सकते हैं और धीरे धीरे इसे एक पालतू जानवर में बदल सकते हैं। जादुई जीव की लौ का उपयोग करके आप इसे वश में कर सकते हैं और इसे अपनी स्वयं की लौ बनने के लिए विकसित कर सकते हैं। 99% से अधिक सक्षम आयुर्वेद आचार्य गोली किसान पशु लपटों का उपयोग करते थे। केवल मुट्ठी भर लोग, जिनके पास शक्तिशाली शक्ति की अत्यंत प्राचीन विरासतें थीं, वे स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर पाई जाने वाली उन अत्यंत रहस्यमय और रहस्यवादी आत्मिक अग्नियों स्पिरिट फ्लेम्स को नियंत्रित कर सकते थे। आत्मिक अग्नियां वे लपटें थीं जिनके पास अपनी आत्मा थी, और अर्जुन वर्मा की यादों के अनुसार उसने पहले एक अत्यंत दुर्जय आत्मिक अग्नि को नियंत्रित किया था। लेकिन अतीत में वह कितना भी दुर्जय क्यों न रहा हो, अभी वह अपनी गोली परिष्करण के लिए केवल इस बेकार की लौ का उपयोग कर सकता था। आखिरकार उसकी यादों की चीजें ऐसी नहीं थी जिन्हें वह बाहर निकाल सके। पर्याप्त आराम करने के बाद अर्जुन वर्मा ने गहरी सांस ली। उसने अपने हाथ में एक मोमबत्ती रखी और एक पीली लौ दिखाई दी। बुरा नहीं, परिष्करण से गुजरने के बाद लौ की शक्ति में थोड़ी वृद्धि हुई है। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि यह कुछ नहीं से बेहतर है। लगातार 7 अलग अलग दवाओं के सार को परिष्कृत करने के बाद उसने उन्हें भट्ठी में फेंक दिया। उसका आध्यात्मिक बल फूट पड़ा और अर्जुन वर्मा के हाथ में लौ अचानक फ्लक्चुएटेड हुई। पहले की तुलना में यह अब कई गुना मजबूत थी। लौ को सहारा देने के लिए आध्यात्मिक बल का उपयोग करना। अगर अन्य आयुर्वेद आचार्य इसे देखते तो क्या वे सदमे से नहीं मर जाते? अर्जुन वर्मा कड़वाहट से मुस्कुराया। आध्यात्मिक बल किसी भी गोली परिष्करण का आधार था।
परिष्कृत करने के समय तापमान को नियंत्रित करने के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक बल की आवश्यकता होती थी। यदि एक छोटा सा विचलन भी होता तो यह आपके पिछले सभी प्रयासों को बर्बाद कर देता और आप गोलियों की राख का ढेर परिष्कृत कर देते। इसके अलावा यदि औषधीय गोली में बहुत बड़ी औषधीय शक्ति होती तो आप भट्ठी में विस्फोट भी कर सकते थे। अधिकांश आयुर्वेद आचार्य परिष्करण की शुरुआत में ही अपने आध्यात्मिक बल का उपयोग करना शुरू नहीं करते थे। वे केवल बाद के चरणों की ओर इसका उपयोग करते थे, जब गोली बनने वाली होती थी, ताकि लौ की शक्ति को बहुत सावधानी से नियंत्रित किया जा सके। आखिरकार वह गोली के निर्माण का महत्वपूर्ण समय था। उस समय लौ का तापमान लगातार बदलना पड़ता था, कभी ऊंचा और कभी कम, और ऐसा करने के लिए आध्यात्मिक बल की एक बड़ी खपत की आवश्यकता होती थी। यदि उस समय आयुर्वेद आचार्य का आध्यात्मिक बल पहले ही समाप्त हो चुका होता तो गोलियों की भट्ठी को मूल रूप से कबाड़ माना जा सकता था। हालांकि अर्जुन वर्मा ने वास्तव में परिष्करण की शुरुआत में ही अपने आध्यात्मिक बल का उपयोग करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उसने इस अनमोल आध्यात्मिक बल का उपयोग केवल लौ की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया, इसे जलाओ लकड़ी की तरह माना। कोई भी आयुर्वेद आचार्य ऐसा करने के लिए निश्चित रूप से उस पर क्रोधित होता और कोसता। भले ही कोई लापरवाह और तुच्छ खर्च करने वाला हो, लेकिन कोई भी वास्तव में इस तरह से खर्च नहीं करेगा। लेकिन अर्जुन वर्मा चिंतित नहीं था। उसकी यादों के अनुसार उसका आध्यात्मिक बल पहले से ही साधारण आयुर्वेद आचार्यों की तुलना में कम नहीं था। गोली किसान रैंक थे, आयुर्वेद प्रशिक्षु, पिल अप्रेंटिस, आयुर्वेद विशेषज्ञ, पिल एडेप्ट, आयुर्वेद गुरु, पिल मास्टर, आयुर्वेद सम्राट, पिल किंग, आयुर्वेद अधिपति, पिल एम्परर, आयुर्वेद पूर्वज, पिल एंसेस्टर, आयुर्वेद पूज्य, पिल वेनरेट, आयुर्वेद साधु, पिल सेंट, और आयुर्वेद देव, पिल गॉड। मरुथा चक्रवर्ती एक पहली श्रेणी की औषधीय गोली थी और आमतौर पर जो गोली किसान आयुर्वेद प्रशिक्षु रैंक तक पहुंच चुके थे वे पहली श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकते थे। अर्जुन वर्मा की वर्तमान यादों में एक आयुर्वेद देव की भी शामिल थी, इसलिए वह अपनी वर्तमान क्षमताओं पर पूरी तरह से स्पष्ट था। जब अर्जुन वर्मा जागा था तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति अपने पिछले बेकार के स्व की तुलना में असामान्य रूप से मजबूत हो गई थी, इसलिए अर्जुन वर्मा इस तरह से अपने आध्यात्मिक बल का उपयोग करने के लिए योग्य था। अर्जुन वर्मा के सामने गोली की भट्ठी हल्की कांप उठी, जिससे हल्की गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी। हे, लौ की शक्ति बढ़ाने से गति काफी बढ़ गई है। उसने तेजी से भट्ठी में 3 और औषधीय सामग्री फेंक दी। हालांकि अर्जुन वर्मा का माथा इस समय पहले ही पसीने से तर हो चुका था। जल्दी से एक पाइप स्ट्रॉ निकालते हुए उसने एक छोर को दवा के जार में रखा जो शक्ति पुनर्प्राप्ति द्रव्य ऊर्जा पुनर्प्राप्ति तरल से भरा था, और जल्दी से एक घूंट पिया। जब शक्ति पुनर्प्राप्ति द्रव्य उसके पेट में प्रवेश किया तो उसके पूरे शरीर के छिद्र खुल गए और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच शक्ति को तेजी से अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसकी मूल रूप से समाप्त होने वाली शक्ति तेजी से ठीक हो गई। यह वही था जो अर्जुन वर्मा ने पहले तैयार किया था। इसके बिना उसके लिए मरुथा चक्रवर्ती को परिष्कृत करने का कोई रास्ता नहीं था। उसके वर्तमान स्तर के साथ अगर वह किसी तरह की सहायता के बिना वास्तव में एक गोली को परिष्कृत कर सकता था तो यह एक मजाक होगा। अपने मुंह में पाइप के साथ हर थोड़ी देर में वह अपने शरीर की शक्ति की भरपाई के लिए शक्ति पुनर्प्राप्ति द्रव्य का एक और घूंट लेता था। अर्जुन वर्मा की शक्ति की भरपाई के साथ उसका आध्यात्मिक बल यह दिखा सकता था कि यह कितना शक्तिशाली था, और केवल 2 दिनों के बाद ही अर्जुन वर्मा को थोड़ी थकावट महसूस होने लगी। यह एक संकेत था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। हालांकि इस समय औषधीय सामग्री पहले ही गोली भट्ठी में समा चुकी थी, इसलिए जो कुछ बचा था वह खत्म करना था। औषधीय सुगंध भी हवा में भरने लगी थी। हालांकि अर्जुन वर्मा की पहली श्रेणी की औषधीय गोली की छाप यह थी कि इसे अपनी आंखें बंद करके भी परिष्कृत करना इतना आसान था। वर्तमान वह उसकी यादों में वही आयुर्वेद देव नहीं था। उसका भाग्य पहले ही पूरी तरह से बदल चुका था, और यह कहना कि वह घबराया हुआ नहीं था झूठ होगा। अचानक गोली भट्ठी का आंतरिक भाग हिलने लगा, जिससे गुनगुनाहट की आवाजों की एक श्रृंखला निकल रही थी। गोली भट्ठी के भीतर की ऊर्जा भी उग्र होने लगी। अर्जुन वर्मा जरा भी घबराया नहीं, इसके विपरीत वह मुस्कुराने भी लगा। यह गोली के निर्माण का संकेत था और परिष्करण का सबसे महत्वपूर्ण समय भी। उसका आध्यात्मिक बल पूरी तरह से सक्रिय हो गया, जिसमें उसका एक निशान भी आरक्षित नहीं रखा गया। उसके हाथ में लौ अचानक फूट पड़ी और एक अमूर्त शक्ति ने पूरी गोली भट्ठी को कसकर सील कर दिया। इस तकनीक को गगन मुद्रा धरती बंधन, हेवन सील अर्थ लॉक कहा जाता था, और यह कुछ ऐसा था जो उसने अपनी यादों से निकाला था। इसका उपयोग गोली विस्फोटों और भट्ठी विस्फोटों को रोकने के लिए किया जाता था। इसके अलावा यह तकनीक बहुत व्यावहारिक थी और कम से कम समय में गोली भट्ठी के भीतर औषधीय ऊर्जा को सील कर सकती थी, जिससे बहुत अधिक रिसाव नहीं होता था। सामान्य आयुर्वेद आचार्य आखिरी चरण में यह सब करते थे, क्योंकि जब औषधीय गोली उग्र हो जाती थी तो एक अधिक कोमल कार्रवाई करके इसे स्थिर करना संभव था। हालांकि ऐसा करने से खतरा बहुत कम हो जाता था, औषधीय सार की एक बड़ी मात्रा खो जाती थी, और इसलिए औषधीय गोली की गुणवत्ता केवल साधारण होगी।
अर्जुन वर्मा के आध्यात्मिक बल के पूर्ण दमन के बाद गोली भट्टी ने एक दबा हुआ शोर उत्सर्जित किया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। गोली भट्टी पहले ही शांत हो चुकी थी। अर्जुन वर्मा सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और उसे इतना चक्कर आ रहा था कि उसे लगा कि आकाश घूम रहा है। जब उसने थोड़ा बेहतर महसूस किया तो उसने उत्साहित होकर भट्टी खोली। उसके हाथ में 5 अत्यंत गोल गोलियां उठाते हुए कांप रहा था। उन्हें अपने हाथ में पकड़ते हुए एक घनी औषधीय सुगंध ने पूरे कमरे को भर दिया। 2 निम्न श्रेणी की गोलियां और 3 बेकार की गोलियां। TCH, इसे जोर से कहने से वास्तव में मेरी बहुत इज्जत चली जाती है। अर्जुन वर्मा के चेहरे पर यह दिखाई दे रहा था कि वह कितना उत्साहित था, लेकिन उसने फिर भी आह भरी। थोड़ी देर के लिए खाली घूरते हुए वह हंसे बिना नहीं रह सका। उसके पास एक आयुर्वेद देव की आजीवन यादों का मिश्रण था, साथ ही उसके वर्तमान स्व की यादें भी थीं। जाहिर है, वह आयुर्वेद देव वास्तव में अत्यधिक अहंकारी था। उसने खुद को किसी भी तरह की इज्जत खोने की परवाह नहीं की और उसने तेजी से अपने हाथ में गोलियों की सावधानीपूर्वक जांच की। 2 निम्न श्रेणी की औषधीय गोलियां थीं जिनके शरीर पूरी तरह से गोल थे और उनकी गोली की सुगंध हवा में भर रही थी। सुगंध ने दिमाग को ताजा किया और सूंघने पर एक व्यक्ति की आत्मा को बढ़ाया। अर्जुन वर्मा खुशी के एक विस्फोट को रोक नहीं पाया। आखिरकार, एक सफल औषधीय गोली को शाही राजधानी में कम से कम 10,000 सोने के सिक्कों में बेचा जा सकता था। इसके अलावा उसके हाथ में 3 बेकार की गोलियां भी उसकी मां द्वारा उसके लिए खरीदी गई औषधीय गोली से कहीं बेहतर थीं, खासकर जब कम से कम 30% औषधीय सार गोली में सील कर दिया गया था। एक औषधीय गोली जिसमें 50% सार लॉक किया गया था, उसे निम्न श्रेणी कहा जाएगा और सभी औषधीय गोलियों में 80% से अधिक केवल निम्न श्रेणी के थे। यदि औषधीय सार 60% तक पहुंच जाता है तो यह मध्यम श्रेणी होगी, 70% इसे उच्च श्रेणी बना देगा, 80% इसे शीर्ष श्रेणी बना देगा, 90% इसे अतुलनीय श्रेणी बना देगा और जहां तक 100% की बात है, अभी अर्जुन वर्मा ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि यह उसके वर्तमान स्व के लिए बस बहुत दूर था। कुछ लोग सोच सकते हैं कि औषधीय सार की 50 और 60% सामग्री के बीच क्या अंतर है। क्या यह एक महत्वपूर्ण अंतर था? क्या 2 निम्न श्रेणी की औषधीय गोलियों का सेवन करना एक मध्यम श्रेणी की गोली से कहीं अधिक प्रभावी नहीं होगा? अगर किसी ने आपको यह सवाल पूछते हुए सुना, तो वे शायद अपनी ही लार में दम घुट जाएंगे। एक औषधीय गोली के अंदर न केवल उसका औषधीय सार था, बल्कि अशुद्धियां भी थीं। ये अशुद्धियां शरीर द्वारा अवशोषित करने में असमर्थ थीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अशुद्धियां अवशोषित सार के एक हिस्से को रद्द कर देती थीं। यह कहावत कि हर दवा के अपने दुष्प्रभाव होते हैं, केवल एक बोलचाल की कहावत नहीं बल्कि एक कठोर सत्य था। एक गोली के निर्माण के दौरान गोली के विषाक्त पदार्थों को जमा होने से बचना मुश्किल था। इस तरह के विषाक्त पदार्थ यदि बहुत बार नहीं लिए जाते हैं, तो उनका बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन साधकों कल्टिवेटर्स के लिए औषधीय गोलियां अक्सर जीवन रक्षक उपाय थीं, और कौन जानता था कि आप एक जीवन काल में कितनी गोलियों का सेवन करेंगे। जब शरीर के गोली विषाक्त पदार्थ एक निश्चित डिग्री तक पहुंच जाते हैं, तो यह जीवन घातक जहर बन जाएगा। गोली विषाक्त पदार्थ सबसे मुश्किल विषाक्त पदार्थों में से एक थे जिन्हें खत्म करना था। वे मांस और हड्डियों और यहां तक कि आत्मा में भी गहराई तक प्रवेश करते थे। लेकिन औषधीय गोली जितनी उच्च श्रेणी की होती थी, उसमें उतने ही कम विषाक्त पदार्थ होते थे। इसी कारण से एक मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली का औषधीय प्रभाव निम्न श्रेणी की औषधीय गोली की तुलना में 10 गुना से अधिक था। जहां तक कीमत के अंतर की बात है, यह कम से कम 100 गुना अधिक था। 5 औषधीय गोलियों को इकट्ठा करने और औषधीय भट्टी को साफ करने के बाद अर्जुन वर्मा अब और सहन नहीं कर सका और नींद में गिर गया। अज्ञात समय तक सोने के बाद उसने 2 हाथों को अपने गाल सहलाते हुए महसूस किया और कुछ धीमी फुसफुसाहट सुन सकता था, लेकिन वह बहुत थका हुआ था और जागने में असमर्थ था। जब अर्जुन वर्मा ने एक बार फिर होश संभाला, तो यह पहले ही 3 दिन बाद था। उसका पेट भूख से गुर्रा रहा था और उसने अपने भोजन को तेजी से खा लिया इससे पहले कि वह एक बार फिर अपने एकांतवास को शुरू कर दिया। एक बेकार की गोली का सेवन करते हुए उसने अपने आध्यात्मिक बल का उपयोग औषधीय गोली की ऊर्जा को अपने पैर के नीचे योग स्रोत बिंदु योंक 1.1 में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए किया। यह 9 सितारा प्रभुत्व दैयिक कला का पहला तारा मरुथा चक्र तारा फेंगफू स्टार की स्थिति का स्थान था। अर्जुन वर्मा का बायां पैर हिल गया। तीव्र ऊर्जा उसके पैर के नीचे से आई और उसके नीचे की जमीन दरारों से ढंक गई। उत्कृष्ट, मुझे पहले ही नाड़ी मेरिडियन चैनल के साथ साथ सटीक स्थिति भी मिल गई है। अब मैं वास्तव में उस पर हमला कर सकता हूं। अर्जुन वर्मा हल्के से मुस्कुराया और उसने एक निम्न श्रेणी की मरुथा चक्र वटी निकाली और सीधे उसका सेवन किया। शुद्ध और सही ऊर्जा फूट पड़ी और अर्जुन वर्मा के खिंचाव के तहत यह सीधे उसके पैर के नीचे योग स्रोत बिंदु तक चली गई। योग स्रोत बिंदु कांप उठा। भागती हुई औषधीय ऊर्जा के बाद यह पानी प्राप्त करने वाली सूखी नदी के बिस्तर की तरह थी और यह तेजी से कांप उठी।
एक गूंजने वाली आवाज गूंज उठी और भयानक ऊर्जा ने अर्जुन वर्मा के पूरे शरीर को भर दिया। अत्याचारी ऊर्जा अपने आप फूट पड़ी, कमरे को धुएं और धूल में हिला दिया, जिसमें ऊर्जा की लहरें सर्जिंग कर रही थीं। जैसे ही धुआं और धूल धीरे धीरे छितरा गया, इसने एक शांत और परिष्कृत अर्जुन वर्मा को उजागर किया। उसकी आंखें उत्तेजना से भर गईं। वह अपने पैर के नीचे एक मटर के आकार के शरीर को महसूस कर सकता था, जहां से अंतहीन ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित होती थी, जिससे अर्जुन वर्मा को अपना सिर स्वर्ग तक उठाने और दहाड़ने की इच्छा हुई। अर्जुन वर्मा के कमरे से होने वाली गतिविधि से पूरी कुलीन हवेली नोबल एस्टेट परेशान हो गई और हर कोई दौड़ पड़ा। अपनी मां को भी आते देख अर्जुन वर्मा ने तेजी से कहा, मां, आज वह दिन है जब कुलीन उत्तराधिकारी नोबल एज पढ़ने के लिए शाही महाविद्यालय इंपीरियल कॉलेज में प्रवेश कर सकते हैं। मुझे जल्दी करना होगा। यह कहने के बाद उसने चकित लोगों के एक समूह और नष्ट खंडहरों का एक ढेर छोड़ दिया, क्योंकि उसने साफ कपड़े बदल लिए और सीधे शाही महाविद्यालय के लिए निकल पड़ा। 9 सितारा प्रभुत्व दैयिक कलाएं, 9 स्टार HEGEMON बॉडी आर्ट्स। अध्याय 5, शाही महाविद्यालय। बॉन्टोब। शाही महाविद्यालय हर महीने शाही राजधानी के कुलीन उत्तराधिकारियों के लिए एक दिन अपने दरवाजे खोलता था। सुबह वे कविता और शिष्टाचार का अभ्यास करते थे और दोपहर में महल की मार्शल आर्ट डिपॉजिटरी सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध होती थी। शाही महाविद्यालय के पिछले उद्घाटन अर्जुन वर्मा के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखते थे, क्योंकि अगर वह उपस्थित भी होता तो वह वहां मौजूद सभी लोगों के उपहास का पात्र होता। लेकिन अब ऐसा नहीं था। मरुथा चक्रवर्ती का सेवन करने के बाद अर्जुन वर्मा पहले ही मरुथा चक्र तारा के एक भ्रूणीय रूप को संघनित कर चुका था। हालांकि यह सिर्फ एक भ्रूणीय रूप था और इसमें ज्यादा शक्ति जमा नहीं हो सकती थी, यह फिर भी केवल शरीर की नाड़ियों मेरिडियंस में जमा होने वाली शक्ति से कहीं ज्यादा जमा करने में सक्षम था। आखिरकार नाड़ियां नदियों की तरह थी, जबकि नाभि स्थान डैंशंट महासागर की तरह था जो नदियों को खिलाता था, जिसे कभी कभी ऊर्जा सागर भी कहा जाता था। हालांकि एक नदी बड़ी लग सकती है, इसकी क्षमता सीमित थी। नाभि स्थान के समर्थन के बिना यह जल्दी से उपयोग हो जाएगी। लेकिन मरुथा चक्र तारा के संघनन के साथ यह समस्या पूरी तरह से हल हो गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब जब मरुथा चक्र तारा का भ्रूणीय रूप संघनित हो गया था, जब तक पर्याप्त ऊर्जा थी, यह अंततः एक पूर्ण मरुथा चक्र तारा बन जाएगा। उस समय अर्जुन वर्मा के पास एक नाभि स्थान के रूप में उपयोग करने के लिए कुछ अद्वितीय होगा। यह 9 सितारा प्रभुत्व दैयिक कला का सबसे अनोखा बिंदु था। जब सभी 9 तारे संघनित हो जाएंगे तो यह 9 नाभि स्थानों के होने के बराबर होगा। कोई भी समझ सकता है कि उस तरह के जबरदस्त शक्ति स्रोत की शक्ति कितनी होगी। अर्जुन वर्मा के पास पूरी 9 सितारा प्रभुत्व दैयिक कला थी। दुर्भाग्य से ऐसी साधना तकनीक कुछ ऐसी थी जो स्वर्ग को धता बताती थी, और इसकी उसकी समझ अभी भी बहुत कम थी, इसलिए उसे अभी भी इस पर अंतहीन ध्यान खर्च करने की आवश्यकता थी। एक बार जब वह अपने मरुथा चक्र तारा को पूरी तरह से संघनित करने में कामयाब हो जाता है, तो वह शक्ति की एक अत्यंत बड़ी मात्रा को जमा करने में सक्षम होगा। फिर वह अपनी रक्त वाहिकाओं को समूहबद्ध करने और रक्त संघनन चरण में प्रवेश करने का प्रयास कर सकता है। इस प्रकार एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। प्राण संयम ची कंडेंसेशन चरण मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण का सिर्फ पहला कदम था। केवल रक्त संघनन चरण में कदम रखने, अपने रक्त और प्राण ची में वृद्धि होने और अपनी मार्शल शक्तियों में तेजी से वृद्धि होने पर ही आपको एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट माना जा सकता था। अर्जुन वर्मा को नहीं पता था कि उसे प्राण संयम के किस गति हेवन स्टेज के रूप में गिना जाएगा, लेकिन अपने भ्रूणीय मरुथा चक्र तारा के निर्माण के साथ उसके शरीर की शक्ति एक आश्चर्यजनक मात्रा में बढ़ गई थी। वर्तमान वह एक बहुत ही सरल मुक्का मार सकता था और इससे हवा सीटी बजाएगी, इतना कि यह उत्पन्न बल में 2 मीटर दूर एक फूलदान को भी तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। अनिवार्य रूप से ऐसा था जैसे उसका पूरा शरीर शक्ति से भरा हुआ था। इस बार शाही महाविद्यालय जाने का उसका लक्ष्य मार्शल आर्ट डिपॉजिटरी में प्रवेश करना था। अपने मरुथा चक्र तारा के भ्रूणीय रूप के साथ उसके शरीर की शक्ति बढ़ गई थी और वह पहले से ही मार्शल युद्ध कौशल बैटल स्किल्स में प्रशिक्षण शुरू कर सकता था। ये तथाकथित युद्ध कौशल सभी अत्यंत शक्तिशाली पूर्वजों द्वारा बनाए गए थे। वे शक्तिशाली लड़ने की तकनीकें थीं जो एक व्यक्ति की शक्ति, प्राण और नाड़ियों का उपयोग करती थीं। युद्ध कौशल अत्यंत भयानक थे। वे एक मार्शल आर्टिस्ट को एक अत्यंत दुर्जेय शक्ति जारी करने की अनुमति दे सकते थे जो उनकी सामान्य शक्ति से कई गुना मजबूत थी। उनके सामने साहसी होना असंभव था। इसलिए प्रत्येक युद्ध कौशल एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। अब जब अर्जुन वर्मा के पास युद्ध कौशल में प्रशिक्षण के लिए सक्षम शक्ति थी, तो वह एक प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। शाही महाविद्यालय शाही राजधानी के उत्तरी किनारे पर स्थित था। यह दसियों किलोमीटर तक फैला हुआ था और शाही महल के अलावा यह पूरी शाही राजधानी में सबसे भव्य और सबसे प्रभावशाली इमारत थी। अर्जुन वर्मा ने अपनी पहचान पत्र दिखाने के बाद उसने शाही महाविद्यालय में प्रवेश किया और सीधे साहित्य हॉल चला गया।
यह वह जगह थी जहां सुबह का व्याख्यान होता था और जहां कुलीन उत्तराधिकारी शिष्टाचार से लेकर कविता तक और यहां तक कि साहित्य के प्राचीन सिद्धांतों तक व्याख्याताओं से धर्म डाव के अध्ययन को सुनते थे। साहित्य हॉल में प्रवेश करते हुए उसने देखा कि वह कितना जल्दी था। अत्यंत बड़े साहित्य हॉल में केवल कई दर्जन लोग थे। हा, अर्जुन भाई तुम आए। जैसे ही अर्जुन वर्मा ने प्रवेश किया, कई युवक आए और सौहार्दपूर्ण ढंग से उसका अभिवादन किया। ये युवक अर्जुन वर्मा के समान थे। विभिन्न कारणों से उनके पास भी साधना करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि उन्हें सबसे अच्छे दोस्त नहीं माना जा सकता था, वे फिर भी साथी पीड़ित थे जो एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते थे। पांचाल साम्राज्य में मार्शल आर्ट के स्वर्ण युग में इन युवकों को अर्जुन वर्मा की तरह इतनी दुखद तरीके से तंग नहीं किया गया होगा, लेकिन उन्हें भी अक्सर ताना मारा जाता था और एक ठंडे और उदासीन व्यवहार से पीड़ित होते थे। इस प्रकार ये लोग जो समान पीड़ाओं से पीड़ित थे, अर्जुन वर्मा के करीब आ गए। वे उसे देखकर विशेष रूप से खुश थे क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा था। हा, तुम लोग यहाँ काफी जल्दी आए, अर्जुन वर्मा ने हंसते हुए अभिवादन किया। अपने मरुथा चक्र तारा के संघनन की सफलता के साथ उसका मूड पहले के उदास से बहुत बेहतर हो गया था। मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि अर्जुन भाई ने अपनी अद्भुत शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन किया, विकास शर्मा को हराया। तुम वास्तव में हमें तुम्हारी प्रशंसा कराते हो। कहीं तुम यह तो नहीं कह रहे हो कि अर्जुन भाई वास्तव में अब ईमानदारी से साधना कर सकते हैं? एक पतला किशोर अत्यंत ईर्ष्या से पूछा। मूल रूप से वे सभी अर्जुन वर्मा के समान स्तर पर थे। यह सुनकर कि अर्जुन वर्मा वास्तव में विकास शर्मा को हरा सकता है जो प्राण संयम के तीसरे गति पर था, वे सभी अत्यंत चौंक गए थे, जबकि थोड़ी जलन भी महसूस कर रहे थे। यह सिर्फ भाग्य था, लेकिन हाल ही में मैंने वास्तव में एक नई दैवीय तकनीक, डिवाइन टेक्निक सीखी है। अर्जुन वर्मा इस विषय पर जारी नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने एक नया रहस्यमय विषय उठाया। दैवीय तकनीक, वह क्या है? निश्चित रूप से हर कोई तुरंत इस विषय में नए बदलाव से विचलित हो गया। इस छोटे भाई ने हाल ही में एक दुर्लभ भविष्यवाणी पुस्तक क्लेवॉयंस बुक प्राप्त की और इस पुस्तक को परिश्रमपूर्वक पढ़ने के बाद मैंने काफी कुछ चीजें सीखी, अर्जुन वर्मा ने कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट होकर कहा। भविष्यवाणी तकनीक, क्या वह वही नहीं है जिसका उपयोग सड़कों पर भविष्य बताने वाले लोगों को ठगने के लिए करते हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने उस भविष्यवाणी तकनीक से जो कुछ भी सीखा, मैंने देखा कि विकास शर्मा के चेहरे पर दुर्भाग्य का एक काला शगुन था और तभी मैंने उसके साथ द्वंद्व करने का फैसला किया। और परिणाम के लिए अर्जुन वर्मा हंसा और वहीं रुक गया। हर कोई क्षण भर के लिए संशय में था जब किसी को अचानक समझ के साथ चमक मिली और वह चिल्लाया, यह सच लगता है। मैंने सुना था कि विकास शर्मा उस दिन मोहित हो गया था और उसके पूरे शरीर में ऊर्जा का जरा भी अंश नहीं था इससे पहले कि वह अर्जुन भाई से हार गया। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन वर्मा और विकास शर्मा की लड़ाई का विवरण सभी को पता था, लेकिन कई लोग थे जिन्होंने महसूस किया कि विकास शर्मा की हार काफी गहरा रहस्य थी। आजकल अर्जुन वर्मा पर बहुत चर्चा हो रही थी। अर्जुन भाई, चूंकि आप चेहरे पढ़ने में माहिर हैं, क्या आप मेरी ओर देखकर बता सकते हैं कि मेरी मंगेतर हमेशा मुझसे क्यों बचती है? वह मुझसे मिलने के लिए क्यों सहमत नहीं होगी? एक व्यक्ति ने कुछ हद तक परेशान होकर पूछा। कोई समस्या नहीं है। आओ, चलो पहले हम सभी के लिए बैठने के लिए एक जगह ढूंढते हैं। यहाँ खड़े रहना कुछ हद तक अनुपयुक्त है। उनके समूह ने कोने में बैठने के लिए एक मेज ढूंढी और मेज पर उनके लिए कुछ जलपान भी थे। अर्जुन वर्मा ने मेज की मिठाइयों की ओर इशारा किया और हंसते हुए सभी से कहा, चलो सब एक टुकड़ा खाते हैं। ठीक है। अन्य लोग शिष्टाचार पर खड़े नहीं हुए और सभी ने एक टुकड़ा लिया। हर कोई अर्जुन वर्मा की ओर देखते हुए थोड़ा भ्रमित लग रहा था। स्वाद कैसा है? बहुत अच्छा है। चलो एक और टुकड़ा खाते हैं। ठीक है। उस व्यक्ति ने एक बार फिर एक टुकड़ा उठाया और एक काट लिया। लेकिन जब उसने केवल एक ही काट खाया था तो उसका चेहरा अचानक चमक उठा और उसने सम्मानपूर्वक अर्जुन वर्मा की ओर मुड़कर कहा, अर्जुन भाई की सलाह के लिए बहुत धन्यवाद। यह छोटा भाई अब समझ गया है। मैं बहुत लालची हो रहा था और अर्जुन भाई मुझे याद दिला रहे थे कि लोगों को अपनी स्थिति से संतुष्ट रहने की जरूरत है ना? सभी ने प्रशंसा में अर्जुन वर्मा की ओर देखा। किसने सोचा होगा कि अर्जुन वर्मा के पास विचार के लिए भोजन के रूप में कुछ छोटी मिठाइयों का उपयोग करने के लिए इतने गहरे कौशल थे। हालांकि अर्जुन वर्मा ने फिर भी आह भरी और सिर हिलाया। गलत। मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता था कि तुम पहले से ही इतने मोटे हो और फिर भी तुम इतना खा रहे हो। जल्द ही तुम दरवाजे से भी नहीं निकल पाओगे। यह तथ्य कि तुम्हारी मंगेतर अभी भी तुम्हारे साथ है और तुम्हें नहीं छोड़ा है, यह पहले से ही एक बहुत बड़ी अकोमोडेशन है। तुम्हें बस उसी से खुश होना चाहिए। तुम्हारे जैसी शारीरिक बनावट के साथ कोई भी महिला तुम्हारे बगल में सोने से डर जाएगी। अगर तुम अपनी नींद में लुढ़क गए तो क्या होगा? तुम उसे इतनी जोर से कुचल दोगे, वह सपाट हो जाएगी।
उस व्यक्ति का चेहरा लाल हो गया और अर्जुन वर्मा के अनुस्मारक के साथ उसने अपने 4.5 फुट चौड़े पेट के साथ अपनी 5 फुट लंबी ऊंचाई को देखा। जाहिर है उसने पहले महसूस किया था कि वह केवल थोड़ा सा मोटा हुआ था। मोटे युवराज फैटी यू अर्जुन भाई का कीमती समय बर्बाद मत करो, जल्दी जाओ और कुछ वजन कम करो। अर्जुन भाई, हे आप मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? एक अलग दुबले पतले युवक ने मुस्कान के साथ सम्मानपूर्वक पूछा। ओह तुम। अर्जुन वर्मा ने बहुत गंभीरता से अभिनय करने का एक बड़ा शो किया क्योंकि उसने उसे काफी देर तक देखा इससे पहले कि कहा, तुम्हारा चेहरा यह बताता है कि 30 साल की उम्र से पहले तुम दरिद्र और निराश होगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि 30 के बाद। वह व्यक्ति प्रफुल्लित हो गया, यह कहते हुए, क्या यह संभव है कि 30 के बाद मैं अचानक अपनी साधना में वृद्धि कर सकता हूँ? नहीं, 30 के बाद तुम धीरे धीरे अपनी स्थिति के आदी हो जाओगे और अब निराश नहीं होगे, अर्जुन वर्मा ने कहा। हर कोई हंसने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन जैसे ही वे हंस रहे थे, उन्होंने अचानक दो कड़वी आंखें उन्हें घूरते हुए देखी, जिससे सभी की हंसी टूट गई। अर्जुन वर्मा ने उस व्यक्ति को बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था। घूमकर उन सभी ने विकास शर्मा को उन पर डैगर घूरते हुए देखा। वरिष्ठ विकास शर्मा, क्या आपके घाव अब बेहतर हैं? बधाई हो, आपके बाहरी घाव सभी ठीक हो गए हैं, लेकिन आपके आंतरिक घावों का क्या? अर्जुन वर्मा ने पूछा, गहरी चिंता दिखाते हुए। विकास शर्मा का चेहरा कांप उठा। उस दिन उसका चेहरा अर्जुन वर्मा द्वारा सपाट कर दिया गया था और उसे घर ले जाना पड़ा था। शर्मा परिवार ने जल्दी से आयुर्वेद संघ एल्केमिस्ट गिल्ड के एक आयुर्वेद आचार्य की मदद के लिए कहा था और विकास शर्मा को ठीक करने के लिए सोने के सिक्कों की एक अत्यंत बड़ी राशि का भुगतान किया था। पैसा होना वास्तव में अच्छा था। इतने कम समय में विकास शर्मा पहले ही उस बिंदु पर लौट आया था जहां वह एक सामान्य व्यक्ति के समान दिखता था। लेकिन अर्जुन वर्मा द्वारा विषय को वापस लाने के बाद विकास शर्मा के कमर में दर्द होने लगा, जैसे वह अर्जुन वर्मा के उस एक किक को याद कर रहा हो। उस समय अर्जुन वर्मा का किक बहुत शातिर था, उसे एक अपन क्रिपल में बदलने से बस थोड़ा सा दूर था। हालांकि जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा नाराज किया वह यह थी कि उसे घर ले जाने और ठीक होने के बाद ही उसने ध्यान दिया कि वह एक निश्चित चीज को याद कर रहा था। जब उसकी संपत्ति ने यह नोटिस किया तो वे तेजी से युद्ध अखाड़े में वापस भाग गए, लेकिन उस समय तक उन्होंने पाया कि अखाड़ा पहले ही साफ कर दिया गया था और यह बताया गया था कि उस चीज को एक जंगली कुत्ते ने छीन लिया था। जब विकास शर्मा जागा था और उसने यह खबर सुनी थी तो वह अपने गुस्से से लगभग मर गया था। लेकिन अब इसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं था और कोई आयुर्वेद आचार्य कितना भी अद्भुत क्यों न हो, उसके खोए हुए को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं था। जो दो थे अब केवल एक थे। हालांकि एक पारिवारिक रत्न का नुकसान चलते समय उसे झुकाएगा नहीं, मूल रूप से सम्मित जोड़ी का नुकसान उस पर भारी पड़ रहा था। और अब जब अर्जुन वर्मा ने इसे वापस लाया था तो उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसने अर्जुन वर्मा पर डैगर घूरते हुए उसके दांत गुस्से से पीस रहे थे। अर्जुन वर्मा, तुम हरामी सन ऑफ एबी तारांकन टीसीएच। मैं तुम्हें जीवन और मृत्यु द्वंद्व के लिए चुनौती देता हूं। क्या तुम स्वीकार करने की हिम्मत करते हो? अर्जुन वर्मा का मूल रूप से मनोरंजन वाला भाव तुरंत तनावपूर्ण हो गया। इस तरह से पुकारा जाना अत्यंत अपमानजनक था, खासकर जब इसने उसकी मां का भी अपमान किया। यह वास्तव में किसी के जीवन को महत्व न देने का मामला था। ठीक है, अगर तुम नश्वर दुनिया की चिंताओं से मुक्त होना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पहले जैसा ही। मैं दांव जोड़ना चाहता हूं। अर्जुन वर्मा ने विकास शर्मा को घूर कर देखा। चूंकि तुम मरना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम मुझे कुछ लाभ प्रदान करो। हालांकि वे एक ही साम्राज्य से आए थे, उसने विकास शर्मा की परवाह नहीं की और उसकी मौत उसके लिए तुच्छ होगी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दांव को कितना ऊंचा बनाते हो, मैं, विकास शर्मा, स्वीकार करूंगा। अपने मन में मुस्कुराते हुए उसने खुद से सोचा कि दांव कितना भी ऊंचा क्यों न हो, एक बार जब अर्जुन वर्मा मर जाएगा तो वह इसे खर्च नहीं कर पाएगा। विकास शर्मा इस धारणा के तहत था कि पिछली बार वह केवल लापरवाह था और अर्जुन वर्मा ने उस उद्घाटन को पकड़ लिया था और इस प्रकार वह हार गया था। अब वह निश्चित रूप से वही गलती नहीं करेगा, इसलिए यह लड़ाई निश्चित रूप से पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। इसके अलावा इस बार अलग था कि उसने जीवन या मृत्यु द्वंद्व की घोषणा की थी। पिछली बार के द्वंद्व में, हालांकि आप अपने प्रतिद्वंद्वी को एक वार से मारने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, जब तक प्रतिद्वंद्वी स्वीकार करता है तब तक उस पर हमला जारी रखने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जीवन या मृत्यु द्वंद्व में एक बार जब दो लोग मंच पर जाते हैं तो यह अपने जीवन को दांव पर लगाने के बराबर था। भले ही कोई हार मान ले, यह बेकार होगा। विजेता वह कर सकता था जो उसे पसंद था, हारने वाले का जीवन उनके हाथों में होगा। ठीक है, कल दोपहर के 3/4 बाद हम जीवन और मृत्यु मंच पर मिलेंगे। विकास शर्मा ने ठंडी हंसी दी और जब उसने अर्जुन वर्मा की ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे वह एक मृत व्यक्ति को घूर रहा हो। अर्जुन वर्मा अंदर से ठंडी मुस्कान लाया। अब उसके लिए बंदरों को चेतावनी देने के लिए चिकन को मारने का समय था।
विकास शर्मा को जाते देख वह चतुराई से हंसा, चलते समय संतुलन बनाए रखने के लिए सावधान रहें, फिसलना मत। अर्जुन वर्मा के शब्दों को सुनकर विकास शर्मा, जो पहले ही जाने के लिए मुड़ चुका था, अकड़ गया और उसका चेहरा विकृत हो गया क्योंकि उसने अर्जुन वर्मा के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ का अनुमान लगाया। गहरी सांस लेते हुए उसने ऐसा कार्य किया जैसे उसने कुछ नहीं सुना था, क्योंकि वह धीरे धीरे साहित्य हॉल के एक अलग हिस्से में चला गया। लेकिन अर्जुन वर्मा के शब्द एक स्टील की सुई की तरह लग रहे थे जो उसके संवेदनशील हिस्सों के माध्यम से छेद कर रही थी, और हर बार जब वह अपना पैर उठाता था तो यह उस हड्डी ठंडक वाले हमले की यादों को ट्रिगर करता था। उसने ऐसा कार्य करना जारी रखा जैसे कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन जितना अधिक उसने ऐसा करने की कोशिश की, उसकी चाल उतनी ही अधिक अप्राकृतिक हो गई, जिसके कारण हर कोई अजीब तरह से उसकी ओर घूरने लगा। अंत में विकास शर्मा एक बतख के समान ही लड़खड़ाता हुआ दूर चला गया। एक व्यक्ति अर्जुन वर्मा की ओर मुड़ा और उसे सावधान रहने की याद दिलाई। अर्जुन भाई, आपने उसकी चुनौती क्यों स्वीकार की? यह एक जीवन और मृत्यु की लड़ाई है जिसमें आप जा रहे हैं, आप में से एक की मौत हो जाएगी। कोई समस्या नहीं है। आज मैंने उसका चेहरा पढ़ा और उसके चारों ओर मौत का एक काला प्रभामंडल देखा। इसके उसके चारों ओर मुड़ते हुए, यह मूल रूप से उसकी जान को सील करने वाले भूत जैसा है। वह 2 दिनों के भीतर मरने के लिए बर्बाद है। यह सही है, मेरे पास अब कुछ है जिसके लिए मुझे कुछ लोगों की मदद की जरूरत है, अर्जुन वर्मा ने फुसफुसाया। सभी ने एक दूसरे को देखा और अंत में जिस व्यक्ति को मोटे युवराज फैटी यू का उपनाम दिया गया था, उसने अपने दांत भींचे। अर्जुन भाई, चूंकि आपने पूछा है, मैं आपको अपनी पूरी बचत दूंगा। यह कहते हुए उसने अर्जुन वर्मा को एक क्रिस्टल कार्ड सौंप दिया। अर्जुन वर्मा ने उम्मीद नहीं की थी कि यह मोटा युवराज वास्तव में उसके साथ भाईचारे की इतनी मजबूत भावना रखेगा। उसके क्रिस्टल कार्ड पर 80,000 से अधिक सोने के सिक्के थे। हालांकि वे सभी कुलीन उत्तराधिकारी थे, ज्यादातर वे दूर की शाखाओं में पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। ये सोने के सिक्के मोटे युवराज के लिए एक अत्यंत बड़ी राशि होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास यहाँ 60,000 हैं, ले लो। मेरे पास यहाँ इतना नहीं है, केवल 30,000। अर्जुन भाई, मेरे पास केवल इतनी कम क्षमता है। मेरे पास है। मूल रूप से अर्जुन वर्मा ने सोचा था कि केवल 10 या उससे अधिक हजार सोने के सिक्के उधार लेना पहले से ही काफी होगा। उसने नहीं सोचा था कि वे वास्तव में उसकी मदद करने के लिए अपनी जेबें पूरी तरह से खाली कर देंगे। सभी, अगर गलती से मेरी मृत्यु हो जाती है तो आपका पैसा मूल रूप से खो जाएगा। अर्जुन वर्मा ने अपने हाथ में क्रिस्टल कार्डों को देखा और वह सभी को एक अनुस्मारक दिए बिना नहीं रह सका। क्या अर्जुन भाई हमें नीचा देखते हैं? हम में से कोई भी साधना करने में सक्षम नहीं है और हर दिन हमें अन्य लोगों के टॉर्मेंटेड से पीड़ित होना पड़ता है। अर्जुन भाई, यह तथ्य कि आप उनमें से एक के खिलाफ एक लड़ाई में सब कुछ करने की हिम्मत करते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास वह साहस है जो हम में से किसी के पास नहीं है। भले ही हमारे पास आपका साहस न हो, इस छोटे से हिस्से में आपकी मदद करना अभी भी कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं। जब इन लोगों ने अर्जुन वर्मा को जीवन और मृत्यु की लड़ाई के लिए सहमत होते देखा, तो वे उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं पाए क्योंकि वे एक आम दुश्मन से लड़ रहे थे। अर्जुन वर्मा को मदद के लिए भीख मांगते देख वे और भी गर्म हो गए और अंत में उन्होंने परिणामों की भी परवाह नहीं की। अर्जुन वर्मा ने सिर हिलाया। उसने अपने दिल में इस भावना को दर्ज किया क्योंकि उसने अपने हाथ में 2 लाख से अधिक सोने के सिक्के रखे थे। इस क्षण लोगों का एक समूह साहित्य हॉल में चला गया और मूल रूप से शोरगुल वाला साहित्य हॉल तुरंत पूरी तरह से शांत हो गया। चाहेंगे कि मैं आपको कहानी के अगले अध्याय का हिंदी रूपांतरण करके दूं, और अंग्रेजी शब्दों को हटाकर शुद्ध हिंदी समकक्षों का उपयोग किया गया है।